मैंने मीडिया लाइन को लगभग 20 साल से उसमें काम किया और मेरे पास काफ़ी अनुभव रहा, लेकिन मैंने जो भी काम किया आज तक नेशनल टीवी पे किया, उससे कहीं न कहीं मेरे से कुछ चीज़ें छूटती रहीं। जैसे कि शहर में कोई बड़ा साइंटिस्ट रहा, कोई डॉक्टर रहा, कोई एस्ट्रोलॉजर रहा, मेरा उनसे हमेशा मिलना रहा, लेकिन कभी उनसे टीवी पे दिखाने का मौका नहीं मिला, उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नेशनल टीवी पे हमेशा टाइमिंग की कमी रहती है, स्लॉट की कमी रहती है। उससे सोचते हुए मैंने एक प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करी है जिसका नाम है द ब्लैक कॉफ़ी पॉडकास्ट। इससे मैंने शहर के काफ़ी जो लोग काफ़ी काम करते हैं, लोगों के लिए सेवा करते हैं और एक उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उन सब के लिए हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उनसे उनके बारे में जानें और उनके बारे में पता करें। अगर हम लोग जीवन में जीते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जीवन में दो ही बातें याद आती हैं, या तो माँ बाप या डॉक्टर। तो डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो हमारे हिंदुस्तान में जिसे भगवान का स्वरूप कहते हैं, और आज ऐसे ही एक इंसान से हम आपको मिलाएंगे जो शहर के एक बड़े डॉक्टर हैं, जिनका नाम है नरेश नौसान और आईएमए के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नरेश नौसान सर, वेलकम। कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर शैलेश जी? एकदम बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपका जो मेरे पास नॉलेज है कि आप एक नागल क्षेत्र से आए और फॉर्मर आपके फादर रहे, और उस सफ़र से आप नरेश से डॉक्टर नरेश और आज आईएमए अध्यक्ष सहारनपुर हैं, तो उसके जो बीच की जो आपने जो इतनी दूरी तय की है उसके बारे में बताएं। मैं बेसिकली नागल का रहने वाला हूँ और ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर लोगों का काम फार्मिंग ही होता है। मैं भी एक कृषक परिवार से ही हूँ और एट्थ पास करने के बाद एट्थ के बाद नागल में नाइन्थ में कोई भी विज्ञान संकाय का स्कूल नहीं था, तो लिहाजा मुझे सहारनपुर आना हुआ। सहारनपुर में आकर के कोई मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे अमूमन गांव से, ग्रामीण परिवेश से जो लोग भी आते हैं तो वो यहाँ पे कहीं भी हॉस्टल में रहते हैं या किसी के घर पे कोई किराए का मकान लेके रहते हैं। उसी तरीके से मैं भी आया और आकर के पढ़ाई शुरू की। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के छात्रावास में भी मैं रहा हूँ। वहाँ से अपनी पढ़ाई 12th तक की पूरी की। उसके बाद सीपीएमटी उस टाइम पर होता था, अब तो नीट होता है। सीपीएमटी होता था हमारा कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, जो खाली यूपी के लिए होता था। तो उसमें 1986 में मेरा चयन हुआ। रैंक बहुत अच्छी थी, तो इसलिए यूपी का बेस्ट मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ही मिला। तो एक सवाल, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे डॉक्टर की तरफ जाना है? बेसिकली जब बच्चे थे तो दिमाग में तो वही था, बस अपना बड़े होने खेती करनी है। लेकिन जब वो लगभग टाइम आया एट्थ के बाद, तो फादर ने कहा बेटे तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। तो मुझे बायोलॉजी दिलाई गई। हालांकि बायोलॉजी मेरी पसंद का सब्जेक्ट वास्तव में नहीं था। मेरी पसंद का सब्जेक्ट तो मैथ्स था। तो फिर भी मैं अपने फादर के कहने से इस प्रोफेशन में आया और मुझे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा, प्रभु की कृपा से। सीपीएमटी में भी सिलेक्ट हुए, फिर पीजी भी, एमडी मेडिसिन अपने पसंद का ही सब्जेक्ट मिला। तो यही करते हुए अब से करीब 29 साल पहले मैंने सहारनपुर में प्रैक्टिस शुरू की और अब मुझे लोगों ने चयन किया आईएमए अध्यक्ष के लिए, तो उस रूप में भी सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात तो क्योंकि बहुत बड़ी है जो कम शब्दों में नहीं कही जा सकती है। मैं आईएमए के काफ़ी टेन्योर देखे हैं अध्यक्षों के, और आपके यहाँ एक अच्छी व्यवस्था है कि लोग आज भी बड़े सम्मानित तरीके से इंटरनल रूप से आईएमए के अध्यक्ष चुन लेते हैं। इसमें चुनाव बहुत ही सभ्य तरीके से होता है। लेकिन जो कैंप आपने नागन में लगाया, वो अब तक का, मेरे जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ 20 साल से, तो आज तक मैंने ऐसा कैंप नहीं देखा। उसके बारे में बताएं। बेसिकली जैसे ही मैंने आईएमए अध्यक्ष का पदभार संभाला, तो दिमाग में एक बात आई कि डॉक्टर्स के प्रति समाज में थोड़ा सा रेस्पेक्ट में कुछ हल्का सा कुछ कमी नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आईएमए की छवि और थोड़ी बेहतर की जाए। तो
आईएमए की छवि बेहतर करने के लिए समाज सेवा है। समाज सेवा भी आईएमए का एक पार्ट है, हमने उसे सर्वोपरि रखा। हमने एक कैंप जनवरी के महीने में महेसरी गांव में लगाया और वो भी बहुत सफल कैंप था और उसकी चर्चा विधानसभा में भी हुई है। विधानसभा में उसकी चर्चा हुई है और हम लोगों के नाम भी लिए गए जिन लोगों ने उसमें कैंप में पार्टिसिपेट किया, तो उससे और थोड़ी प्रेरणा मिली। तो अब मैंने सोचा कि एक कैंप अपने एरिया में जहाँ से आप पले बड़े हैं उन लोगों के प्रति भी समर्पित हो। और मैंने बाकी लोगों से भी कहा है, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, अगर कोई चाहे तो वो लोकल सहारनपुर सिटी का है या रूरल एरिया का है, कि अपने मोहल्ले में लगाए या अपने एरिया में लगाए या अपने गांव में लगाए। आप पहल करो, आईएमए आपके पास आएगी। तो उसकी शुरुआत मैंने अपने यहाँ से की। नागल में मैंने कैंप लगाया और आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें जो हमारी मासिक आम सभा होती है, जीबीएम जो होती है, जीबीएम में जितनी डॉक्टर्स की अटेंडेंस होती है उससे ज़्यादा लोग, उससे ज़्यादा डॉक्टर उस कैंप में पहुँचे और उन्होंने लगभग हर संकाय का डॉक्टर वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 2500 के करीब हम लोगों ने मरीजों का निरीक्षण किया। और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, खासतौर से मैं धन्यवाद दूंगा अपने सीएमओ साहब का कि उन्होंने हमें हर तरह की सहायता इसमें प्रदान की और शुरू से आखिर तक कैंप में रहे। और 2500 मरीजों से अलग करीब 400-500 लोग वॉलंटियर्स भी थे, स्वयं सेवक। वो अपने आप में एक प्रेरणा की बात है। तो मुझे लगा नहीं, डॉक्टर्स की इज्जत तो है समाज में, वो गिरी नहीं है। डॉक्टर्स को लोग प्यार करते हैं और लोगों ने बहुत प्यार किया उस टाइम। सर देखिए, डॉक्टर्स तो हमेशा ही एक भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन जिस प्रारूप से, जिस तरीके से आपने काम किया है, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैं टेन्योर देख चुका हूँ, अब तक किसी ने ऐसा नहीं काम किया। उसमें आपके विधायक भी थे, डीएम साहब भी थे, सीएमओ साहब भी थे और 2-4 लोग भी और काफ़ी बड़े लोग थे। तो इससे पता लगता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स और आपका शहर के प्रति लोगों के कितना जुड़ाव है। ये एक अच्छा मैसेज आता है। डीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और डीएम सर ने एकदम से मेरी रिक्वेस्ट को माना और वहाँ करीब 1-1.5 घंटा लगाया और हर डॉक्टर से मिले। सर एक आपने बात कही कि आप जब डॉक्टर बने तो आपके पिताजी ने आपको कहा। मैं देखता हूँ कि आपके परिवार में आपके छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, आपका बेटा भी डॉक्टर है, उसकी मिसेस भी डॉक्टर है और शायद डॉक्टर जो आपके छोटे भाई हैं उनका, जो मुकेश नौसान जी हैं, उनके भी बच्चे डॉक्टर हैं। तो मेरे बड़े भाई के बेटा भी और बहू भी डॉक्टर है। तो एक परिवार में 7-8 डॉक्टर, तो ये वाला सिस्टम आगे कैसे बढ़ाया? विरासत में था ये? नहीं, शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। सबसे पहले तो मैं ही आया, लेकिन देखकर मेरा लगाव और प्लस लोगों का जो उसके प्रति आदर और वो सब चीज़ें आई, तो उससे सबको प्रेरणा मिली। और मेरे बाद में मेरे परिवार में कोई भी नॉन डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर हैं। 9 लोग हैं अभी। तो आप खुद एक आईएमए का एक पार्ट है जिसमें 9 डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि आज के समय में हेल्थ की जो सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं वो क्या आ रहे हैं सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और नेशनल लेवल पे? हेल्थ के इश्यूज के बारे में आपके क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मिक्स हो गई कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या हैं प्लस हेल्थ सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ, वो अलग अलग। हाँ, पहले तो अभी हेल्थ प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम तो बेसिकली रूटीन में वही इन्फेक्शियस डिजीजेज भी हैं, प्लस इन्फेक्शियस डिजीजेज थोड़ी सी जो संक्रामक रोग हैं वो थोड़े कम हुए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मलेरिया अब देखने को नहीं मिलता, टीबी धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ आ रही है। इस साल डेंगू भी देखने को नहीं मिल रहा है उतना जितना पिछले सालों में मिलता था। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज कम हो रही है। इसका श्रेय जाता है हमारी सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए अपने जितने भी प्रोग्राम चलाए हैं, प्लस हमारा जो हेल्थ विभाग है वो जिस तरीके से कार्यरत है, तो उन सब चीज़ों से इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ तो हमारा कंट्रोल बढ़ा है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज हुई, ये सब बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या मानते हैं? इसका रीजन है घटता हुआ
जो इंटरेस्ट है लोगों का, अपने जागरूकता जो व्यायाम के प्रति होनी चाहिए, उसमें कुछ कमी है। प्लस हमारा जो जंक फूड्स की तरफ रुझान बढ़ा है। आप देखें इवनिंग में कितने आउटलेट्स खुलते हैं, रोजाना नया आउटलेट खुल रहा है फास्ट फूड के लिए, और कितनी भीड़ है। तो वो कैलोरीज का कोई किसी को पता ही नहीं है कितनी इसमें से हम कैलोरी ले रहे हैं, प्लस उसे बर्न आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्लस सोशल मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट भी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि हम व्यायाम से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। तो हमारा आहार थोड़ा सा गलत हो रहा है और व्यायाम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए क्रोनिक डिजीजेज के वो रुझान जो है ऊपर की तरफ है। हालांकि जो हमारा हमेशा से रहा है संक्रामक बीमारियों का, वो डाउन की तरफ है। ये अच्छी खबर है। तो सब एक और बात है, सहारनपुर में एक बीमारी कैंसर है, वो पानी के पोल्यूशन से या किसी भी रीजन से वो बढ़ रही है बहुत, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी? हाँ, सहारनपुर में कैंसर के बीमार वास्तव में थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, और इसी बात को देखते हुए सीएमओ साहब से भी हमारी बात हो रही थी। उन्होंने उस पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो रही थी कि भाई वहाँ से केसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पानी की भी जांच हुई और सब चीज़ें वो चल रही हैं। उसकी रिपोर्ट वगैरह आनी बाकी हैं कि क्या वजह है, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ इतना। या तो मैं दूसरी बात ये भी मानता हूँ कि पहले इतना डिटेक्ट नहीं होता था, एक वजह ये भी है। ठीक है कि हमारी फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई कि डिटेक्शन अर्ली हो पा रहा है, पहले डिटेक्ट भी नहीं हो पाता था। लेकिन खाली ये नहीं, और भी वजह है वो। हीरो साहब, जैसे कि आपने कैंप लगाया, ये एक प्रारूप दिखाता है कि जनता और डॉक्टर के बीच में, मरीज और डॉक्टर के बीच में अच्छा संवाद हो सके। इसके अलावा और भी ऐसे आईएमए कोई काम करता हो, या आप पर्सनली ऐसा सुझाव करते हो कि हम लोग पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जाएं और लोगों को कुछ अच्छी बातें बताएं, या कुछ उनकी हेल्प करें, कुछ चैरिटेबल करें? नहीं, हमारा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे हमने साइकिल रैली भी निकाली थी, हमने पिछली सर्दियों में भी साइकिल रैली निकाली थी, और रूटीन में हमारा साइकिलिंग क्लब भी है जो बीच बीच में साइकिलिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन करता है। और हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि लोग व्यायाम करें, तो बीच बीच में हम कैंप वैसे भी लगाते रहते हैं। तो सब एक बात है, लेकिन कड़वी है, लेकिन सहारनपुर में एक आम बात है कि सहारनपुर में कोई अगर बड़ी इंजरी हो जाए तो उसे फर्स्ट एड कहते हैं कि सहारनपुर में फर्स्ट एड है, और बाहर जाके लोगों को इलाज कराना पड़ता है। ये एक दुविधा की बात है। हाँ, ये मैं पहले भी इस पर डिस्कशन चल रहा था कि हमारा जो सहारनपुर के लोग हैं, जो भी बीमार होते हैं या इंजरी हुई या किसी को वैसे बीमारी हुई, वो देहरादून या चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ भागते हैं, सहारनपुर इटसेल्फ में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, ये वास्तविकता है, कड़वा सच है, लेकिन धीरे धीरे हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अपना ही बता दूं, हमने इन्वेस्टिगेशंस में तो उस मुकाम को हासिल लगभग कर लिया है। जो चीज़ देहरादून में अवेलेबल है वो सहारनपुर में अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशंस में हम आ गए हैं, ट्रीटमेंट में भी हम आ रहे हैं। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी अब से 30 साल पहले, कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं था। अब हमारे पास लगभग हर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और धीरे धीरे वो सब सुविधाएं आ रही हैं, धीरे धीरे वो सब आएंगी। और उम्मीद है कि अब हमें आगे आने वाले 1-2 वर्षों में हम इस लेवल पे हो जाएं कि हम मरीज बाहर ना भेजने पड़े, बाहर ना जाना पड़े, हम यहीं पे टैकल कर सकें। टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, ये है, और डिजिटलाइजेशन आई है, इससे डॉक्टर्स को कुछ फायदा हुआ है, मरीजों को कुछ फायदा हुआ है, इसका कुछ नुकसान भी है? नहीं, टेक्नोलॉजी का तो हमेशा फायदा ही होना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आए। जिस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई भी आ रही है, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट्स में है, हेल्थ में भी इसका बेनिफिट होना ही है। लेकिन एआई हमें असिस्ट करेगी, हमारा मैनेजमेंट इजी करेगी, हमारा कैलकुलेशंस इजी करेगी, हमारा इंटरप्रिटेशन इजी करेगी, लेकिन क्लिनिकल सेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्लिनिकल सेंस सर्वोपरि है। आने वाले 10 साल है, हेल्थ केयर में कैसा होगा, और खासकर छोटे शहरों में क्या बदलाव होगा? बहुत तेजी से बदलाव की तरफ है। आपको एक टाइम मैं बताऊं, अब से 8-10 साल पहले ही हालत ये थी कि किसी भी कस्बे में अगर किसी को कोई बीमारी होती थी तो वो सो कॉल्ड, वो मुझे शब्द ऐसा सच अच्छा नहीं लगता झोला छाप वर्ड बोलते हुए, लेकिन समाज में यूज हो रहा है, तो उन्हीं लोगों के सहारे थे। अब ऐसा नहीं है।
अब हर हमारे कस्बे में किसी में भी देखो एमबीबीएस डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं। और जिस तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जैसे 1986 में मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम यूपी में 7 मेडिकल कॉलेज थे, पूरे इंडिया में 104 मेडिकल कॉलेज थे। आज यूपी में हमारे 85 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 700 सीट थी एमबीबीएस की, अब करीब 12,500 सीट्स हैं। तो डॉक्टर पेशेंट रेशो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो इजीली अवेलेबिलिटी होगी, हर जगह डॉक्टर आपको अवेलेबल मिलेगा, तो स्वास्थ्य सेवा इंप्रूव करेंगे। एक और बात है, जैसे कि पहले मैंने देखा था कि डॉक्टर के बड़े झगड़े हुआ करते थे, पेशेंट आया, उसने कुछ कह दिया और सोचता था पैसे ना देने में तोड़ फोड़। योगी सरकार आने के बाद इसमें क्या फर्क लगा आपको? नहीं, इनिशियली तो कंट्रोल हुआ था, सब चीजें बदली, कम हुए, लेकिन अभी कुछ टाइम से फिर थोड़ी छिटपुट घटनाएं बढ़ रही हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि 2 चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो संवाद की कमी, वो दोनों तरफ से है। अगर संवाद पूरा प्रॉपर हो, आप डॉक्टर की बात को पूरी समझें और डॉक्टर आपको पूरी बात समझा पाए, अगर संवाद प्रॉपर है तो काफ़ी चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाती हैं। दूसरा, कुछ संगठन या संघ इस तरीके के बन गए, वो अननेसेसरीली चीज़ों को गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें मुझे कोई कहने में वो नहीं है, एक तरीका ट्रैप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरों के अगेंस्ट इस तरीके का चल रहा है। मेरा डॉक्टरों से विनती है कि कोशिश करके उन्हें भी अपने संवाद से ठीक करें और अपने आप भी पोलाइट, जितना पोलाइट रहें, जितना सही रहें, अपने काम में सही चलते रहें, तो फिर इस तरह की बात नहीं। अब जब एक और बात है, जैसे आप आईएमए के अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ 1 साल का टेन्योर होता है, तो नेक्स्ट ईयर टेन्योर होगा दूसरे डॉक्टर, तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप और कुछ कमियां बताना चाहते हैं कि आईएमए एसोसिएशन में ये कमी, इसमें और बेटर हो सकता है, और आने वाले लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैंने आने वाले टाइम के लिए जो मेरे आगे अगली टीम बिल्कुल तैयार खड़ी है, मैंने उन्हें, एक तो अभी मैंने बातों बातों में आपको बताया भी था कि हम इस तरह के कैंप कंटिन्यू रखेंगे, और हमारे जो आने वाले अध्यक्ष हैं उन्होंने उस बात को माना भी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भी आपने जो ट्रेंड स्टार्ट किए उसे करेंगे, और उनकी अपनी भी प्राथमिकताएं हैं, वो भी सब उसी लेवल के IQ के हैं। कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतर आईएमए में कमी लगती हो आपको कि ये बेटर होना चाहिए? नहीं, कुछ चीजें तो होती हैं, वो इंटरनल हैं, वो आपस में बात करके उन्हें सब चीजों को ठीक भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि किसी में कोई कमी ना हो, कमियां सब जगह होती हैं। आईएमए जो ये संगठन है सहारनपुर आईएमए, कितने सालों से चल रहा है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन रफली 1950-60s के आसपास से चल रहा है। एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। ओके, तो इसमें अध्यक्ष बनने की जो वो प्रोसेस है वो कब से है? शुरू से ही है, और अध्यक्ष हमारे यहाँ कहने को चुनाव होता है, हमेशा सर्वसम्मति से होता है। हमेशा सर्वसम्मति से होता है। आपने इतने लास्ट में आके क्यों ऑप्ट किया? हाँ, मेरे जो साथ वाले लोग हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिस में आए, वो अब से करीब 10 साल पहले सब IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब तो और सीढ़ियां भी ऊपर चढ़ गए हैं। हाँ, वो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, जो हमारे मेयर हैं, मेयर साहब हैं, वो बिल्कुल मेरे साथ, बिल्कुल साथ के हैं मेरे। तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान दिया जाए और इधर उधर पॉलिटिक्स में ध्यान ना दिया जाए, लेकिन मैं गलत था, वास्तव में गलत था, क्योंकि IMA की जो संस्था है वो आप के सामाजिक, वो तो सेवाएं तो करती है, आपके एसोसिएशन के लिए भी वर्क करती है, आपके एसोसिएशन की भी सेवा करती है, आपके हर इंडिविजुअल की सेवा करती है। मुझे जब मैंने आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ, जब मैंने 29 साल मेरे लिए लोगों ने काम किया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे रिवर्ट करूं। नहीं, आपने 29 साल में एक अच्छा काम किया है, आपने 9 डॉक्टर बनाए हैं। आपने मुझे ऐसा लगता है कि आपने सोचा कि पहले मैं अपने परिवार के बच्चों को एस्टैब्लिश करूंगा, और उसमें आप कामयाब हुए, और ये होना भी चाहिए। और अब मैं जो काम करूंगा मैं सोशल के लिए करूंगा, समाज के लिए करूंगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल, आपने सही बात पकड़ी है। एक खून में समाज सेवा वाली बात पहले से ही है। हमारा परिवार भी थोड़ा सा बैकग्राउंड से राजनीति से ही जुड़ा रहा है। मैं थोड़ा सा उससे अलग आके अपना
इस प्रोफेशन में आ गया। इसका मतलब डॉक्टर साहब अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? ये तो आपने दुखती हुई रग पकड़ी है। शायद मेरी चॉइस राजनीति ही होती। तो आगे फ्यूचर में क्या है प्लान आपका? मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी तो नहीं हूँ, जी जी। वास्तव में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जैसे मैंने अब थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया है, मुझे समाज से किसी भी तरह की सामाजिक सेवा का कोई भी अवसर मिलेगा तो मैं उसमें करूँगा। ठीक है, मतलब आने वाला शहर में एक और डॉक्टर विधायक मेयर की राह में हमें मिल चुका है, मुझे ऐसा नहीं, लगना चाहिए। मैंने बताया आपको, मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन किसी भी रूप में कोई सेवा का अगर अवसर मिलेगा तो उसमें मैं बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। तो सब इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो आप फिटनेस पे भी कुछ ध्यान रखते हैं? नहीं, कोशिश तो रहती है, हालांकि उसमें मैं पूरी तरह से सफल नहीं हूँ, क्योंकि मैं 14-15 घंटे काम करता हूँ। रूटीन में इतना नहीं करना चाहिए, गलत है। रूटीन में 7-8-9 घंटे काम करना चाहिए। तो एक्सरसाइज रेगुलर नहीं रह पाती, जबकि पता है और यही बात लोगों को सुबह से शाम तक बताते भी हैं। तो कुछ इरेगुलरिटी उसमें रहती हैं, लेकिन उन्हें मैं कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जितने भी पेशेंट देखता हूँ वो लगातार बैठे हुए नहीं देखता हूँ। ऑलमोस्ट हर पेशेंट को मैं खड़ा होकर दूर जाके चल के तब देखता हूँ। तो उसमें मेरी थोड़ी सी एक्टिविटी ये भी बनी रहती है दिन भर की। परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं? कोशिश तो करता हूँ। आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या है, मैसेज क्या है यंगस्टर डॉक्टर के लिए, यूथ के लिए? नई आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें और सेवा ही आपका सर्वोपरि काम होना चाहिए, और अपनी खाली पढ़ाई और उन सब से अलग हट के पूरी लाइफ पूरी बैलेंस्ड होनी चाहिए। फैमिली को भी टाइम होना चाहिए, अपने आप को भी टाइम होना चाहिए, और अपने प्रोफेशन को भी बैलेंस्ड होना चाहिए। और एक टैग लाइन में नई जनरेशन के लिए देना चाहूँगा, सफलता का राज है काम में दम और दाम में कम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये डॉक्टर्स कहते नहीं लेकिन अच्छी बात है, आप कह रहे हैं अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि इतना जो आप सब कुछ करते हैं, करने के बाद कल कोई ऑफर आ जाए आपसे कि चलो यार ऐसा है कि जैसे डॉक्टर अजय सिंह को अचानक आ गया था, तो क्या करेंगे आप? जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने नया शो शुरू करा द ब्लैक कॉफी, और आपको कैसा लगा? मुझे खुद भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप जिस तरीके से आप उधर चैनल्स में बहुत ऊपर हैं, तो प्रभु इसमें भी आपको सफलताएं दें। मेरा सर डॉक्टर साहब सिर्फ दर्शकों से भी कहना है कि मेरा मकसद है कि मैं ये पहला शो कर रहा हूँ, इसमें कुछ एरर भी हो सकती है, कुछ त्रुटि भी होंगी, तो उन्हें आगे मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप अपने कोई भी सुझाव हो कमेंट्स में हमें मुझे बता सकते हैं, और आगे ही ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। शैलेश सक्सेना, द ब्लैक कॉफी, सहारनपुर।